इससे पहले हमने आपको एफसीसी की संकुल क्षमता के बारे में बता दिया था। अब हम लोग बीसीसी की संकुल क्षमता के बारे में समझते हैं। बीसीसी मतलब अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुल क्षमता। बीसीसी क्या है? बीसीसी की संकुल क्षमता। मतलब बीसीसी में जो हमारे पास अवयवी कण हैं उनके द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है, उनके कुल आयतन का। किसका कुल आयतन? बीसीसी के कुल आयतन का कितना भाग उनमें उपस्थित कणों के द्वारा घेरा जाता है, उसी को हम अब समझते हैं। इससे पहले हमने आपको समझा दिया था कि अगर ये हमारे पास कोई ये मान लीजिए कोई ये हमारे पास एक बीसीसी है। बीसीसी मतलब बीसीसी का हिंदी होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसका हिंदी होगा अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में एक जो कण होता है वो हमारे सेंटर पे होता है, बाकी इसके 8 जो कण होते हैं उसके इसके कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं। ये रहा इसका संरचना। ये जो हमारा सेंटर होता है ये एकदम बीचों बीच में उपस्थित होता है, ये वाला कण। और इसमें जो कणों की संख्या होती है, किसमें? बीसीसी में कणों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है इसमें उपस्थित प्रत्येक कोने पर एक कण का कितना भाग इसमें लगा है। आपको पता है कि अगर ये एक कण है तो इस कण का सिर्फ केंद्रक यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ये एक गोले के रूप में इस प्रकार से होगा। इस गोले का सिर्फ ये केंद्रक यहाँ पे उपस्थित है। अगर इसको आप गोले के रूप में बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये वाला गोला यहाँ पर, और उसका सिर्फ इतना वाला भाग, ये वाला और ये वाला सिर्फ भाग इसमें लगा है। और ये भाग जो होता है वो बराबर होता है 1/8 के। मतलब एक गोले को अगर 8 भाग में आप काटें, 8 भाग में अगर काटें तो 8 भाग का सिर्फ इतना भाग इस एकक कोशिका में लगा है, बाकी इसका जो और भाग है वो अलग अलग कोशिकाओं में लगा हुआ है, एकक कोशिका में, जो इसकी अगल बगल में सभी एकक कोशिकाएं उपस्थित हैं। ठीक, तो इस कण का 1/8 भाग इसमें लगा है। इस तरह से इसमें 8 कण है, तो 8 कण का 1/8 भाग प्लस एक जो गोला है या एक जो कण है वो पूर्ण रूप से जो है इसके सेंटर में उपस्थित है, तो इसलिए इसमें जो एक कण होगा इसके सेंटर पे होगा। तो इसमें जो कणों की संख्या होगी, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, फिगर क्लीन हो जाए। इसमें जो कणों की संख्या होगी वो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 और ये 1 2। ये कणों की संख्या हो गई किसमें? बीसीसी में। और हमको पता है कि एक गोले का जो आयतन होता है या एक कण का जो आयतन होता है, कण मतलब गोला, एक कण का या गोले का आयतन बराबर किसके होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए दो जो गोले हैं उसका जो आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक गोले का आयतन और 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए दो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये रहा इसमें उपस्थित कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। हम इसका पूरा आयतन समझना चाहते हैं, तो अगर हम क्या करें, अगर इसकी एक भुजा को हम यहाँ से यहाँ तक ए मान लें, तो ये एक घन है और घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ से घन का आयतन
बराबर भुजा का क्यूब, ये हो गया आपका ए क्यूब के बराबर। ठीक, अब इसमें जो उपस्थित कण है, जो हमारे पास ये चारों तरफ उपस्थित कण है, ये वाले जो कण है, इसमें आप एज्यूम कीजिए, इससे पहले आपको समझाया था कि ये एक गोला है तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा होगा। ठीक, ये वाला एक भाग है, इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होगा। इसी तरह से ये वाला भी गोला एक इस तरह से होगा। और इस गोले का ये जो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला त्रिज्या r होगा, ये वाला भी त्रिज्या r होगा और ये वाला 2r के बराबर होगा। अगर इसमें गोले की त्रिज्या कितनी हो r, तो हम क्या मानते हैं, माना त्रिज्या किसकी, गोले की त्रिज्या बराबर किसके हो, r के। अगर r के बराबर हो तो इसको अगर ये माने, इसको b माने, इस वाले बिंदु को b माने, इसको आप c माने, इसको आप d माने, तो ये वाला d है, इसलिए इसके ऊपर अगर ये z एक्सिस में होता, अगर मान लीजिए हमारे पास x y z है, ये x, ये y, ये z है, अगर ये d है तो ये भी d होगा। ठीक, और इसके ऊपर अगर ये कुछ इस प्रकार से बने तो ये d है तो ये भी d होगा, इसलिए यहाँ पे अगर d है तो ये भी d होगा, इसलिए हम इसको भी क्या मानते हैं, d मान लेते हैं। अगर ये z एक्सिस पे होता, सपोज दैट, तो ये d है तो ये भी d होता है, इसलिए हम इसको समझने के लिए यहाँ पे भी d मान लेते हैं और समझते हैं कि b से d तक की जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो b से d तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो r 2r प्लस 2r, ये किसके बराबर होगा, 4r के बराबर होगा। तो इसको हम मिटाते हैं और लिखते हैं कि जो BD की जो टोटल लंबाई होगी B से D तक की, वो बराबर किसकी होगी, r प्लस 2r प्लस r बराबर 4r के, जो हमने इससे पहले किया था। उसके बाद अब आप एक चीज और समझिए, क्या कि यदि आप ऊपर या नीचे, यहां से यहां तक, या आप यहां से यहां तक, इसको, इस वाले भाग को यहां से यहां तक, अब हम इसको गोले को मिटाते हैं, उसके बाद साफ से बनाते हैं। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस था वो बराबर किसके था, वो बराबर था 4r के। हम यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को। आपको पता है कि इसकी प्रत्येक भुजा अगर ये है तो ये वाली भुजा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो भुजा है ये इसके पैरेलल है, तो ये भी किसके बराबर होगी, a के। और ये वाली भुजा इसी क्यूब का ही भुजा है, तो ये भी किसके बराबर होगी, a के। अब आप त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में आप पाइथागोरस का प्रमेय निकालकर यदि आप CB या BC की लंबाई को निकालें, त्रिभुज BCD में BC का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, क्यों पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये यहाँ से जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये कुछ इस प्रकार से मिला हुआ है, इस प्रकार से, ऐसे आप मान लीजिए ऐसे मिला हुआ है। तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री का है, लेकिन इसको हमने ऐसे रखा है। ठीक, तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री, और इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय BC बराबर, आप किसी को भी ले लीजिए, CD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, या आप DB ले लीजिए, DB का वर्ग, BD ले लेंगे तो ये वाला भाग हो जाएगा, इसलिए हमने इसको DB लिया है। यहाँ से गए और इधर आए, ठीक, ये हो गया इसके बराबर।
यहाँ से अगर आप बी सी की वैल्यू निकालें तो बी सी बराबर सी डी का वर्ग प्लस बी डी या डी बी का वर्ग अंडर रूट में, और ये दोनों की भुजा ए के बराबर होगी, ये भी ए है ये भी ए है, तो जो बी सी होगा वो बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर इसके अंडर रूट से बाहर निकलेगा। इसको हमने इससे पहले वाले में डिटेल से समझा दिया था। तो यहाँ से ये अंडर रूट 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये किसकी लंबाई है? ये है आपका BC की लंबाई, और BC इसमें है कहाँ? इसमें जो BC है वो यहाँ पे है, ये है आपकी BC, और इसकी है अंडर रूट 2 इंटू ए। इस वाली भुजा की BC की जो लंबाई है वो अंडर रूट 2 इंटू ए के बराबर है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए B से D तक। B से D तक अगर आपको लंबाई पता चल जाए तो B से D तक, जो आपको B से D तक आपने निकाला है वो यहाँ पे निकाला है, इसलिए हमको ये जो टर्म होगा ये भी B से D तक ही चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। कैसे? आपको पता है कि इसकी प्रत्येक भुजा ए के बराबर है, इसमें से ये आपको पता चल गया, और आप इस फिगर को देखिए। किसको? ये वाला हमारे पास जो कण है, ये वाला ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर ऐसे, इसके बीच में यहाँ पे ये और इधर से ये जा रहा है, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसमें से एक भुजा ये आपको पता है और एक भुजा ये आपको पता है। ये घन की भुजा, इसलिए ये भी किसके बराबर होगा? ये ए के बराबर होगा। ये आपका हो गया ए। ठीक, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, इसलिए यहाँ से इसकी जो टोटल लंबाई है वो भी पता चल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो BD की जो टोटल लंबाई होगी, BD बराबर किसके होगा? BD बराबर हो जाएगा अंडर रूट B से D तक, इसका स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर B से D तक की जो टोटल लंबाई होगी वो अंडर रूट 2a के स्क्वायर के बराबर प्लस a के स्क्वायर के बराबर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप ऊपर एक टर्म लिख लीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको हम मिटाते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ये जो BC था बराबर इसकी BD भुजा के लिए, BD भुजा के लिए। अब आप यहाँ से आसानी से समझ जाएंगे कि हमने निकाला किसको है। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये अंडर रूट 2 का और a का जब आप ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू a का होल स्क्वायर। अंडर रूट 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो अंडर रूट 2 है ये 2 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो इसे बीच में जो बच गया वो बच गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको आप देखिए ध्यान से, तो ये a स्क्वायर क्या 2a स्क्वायर और ये a स्क्वायर आपस में जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ पे भी a स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में है और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a, और ये अंडर रूट 3 में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू ए। मतलब जो आपको BD की लंबाई पता चली वो किसके बराबर पता चली? वो अंडर रूट 3 इंटू ए के बराबर पता चली। यहाँ से और यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारी लंबाई थी ये भुजा के टर्म में थी, और ये जो लंबाई थी ये त्रिज्या के रूप में थी। तो अगर ये भी BD है ये भी BD है और दोनों एक ही लाइन की लंबाई को बता रहा है, तो इसकी ये जो टर्म होगा, ये जो टर्म होगा, ये दोनों पद भी आपस में बराबर होगा। ये बराबर होता किसके है? ये जो 4a और अंडर रूट 3a है, अंडर रूट 3a बराबर 4r, सॉरी ये 4a हम बोल दिए थे 4r, यहाँ से a की जो वैल्यू निकालेंगे वो
4r/√3 के बराबर निकल जाएगा। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब आप क्या कीजिए, आपको इस पूरे घन का आयतन पता चल गया है। किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये भुजा के रूप में था, और यहाँ पे जो आपका ये वाला भाग है ये आपको त्रिज्या के रूप में है। और यदि आप ये चूंकि घन है, घन की भुजा है, ये जो घन की भुजा है अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो घन का आयतन निकल जाएगा। इसका भी क्यूब करते हैं तो त्रिज्या के रूप में घन का आयतन निकल जाएगा। तो ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब बराबर हो जाएगा किसके? घन के आयतन के। ये तो भुजा के रूप में होगा, लेकिन जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये त्रिज्या के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से ए क्यूब, यहाँ आप लिख दीजिए दोनों तरफ घन करने पर, या डायरेक्ट आप लिख दीजिए, लिख ही लेते हैं। घन करने पर या घन लेने पर ये जो ए क्यूब है ये बराबर हो जाएगा 4r/√3 क्यूब के। ठीक, यहां से आपको क्या पता चल गया? यहां से एक पता चल गया कि त्रिज्या के रूप में घन का आयतन कितना होगा, और घन का आयतन, ये जो गोला यहाँ पे घेरा हुआ है उसका आयतन क्या है? तो जो इसमें उपस्थित कण है उनका आयतन जो है वो 4/3 πr³ × 2 के बराबर है। और इस टोटल घन का जो आयतन है वो ए क्यूब, जो कि त्रिज्या के रूप में 4r/√3 पे पावर 3 के रूप का है। अब यहाँ से आप इसकी संकुल क्षमता को निकालिए। क्या? BCC की संकुल क्षमता, BCC की संकुल क्षमता, BCC की जो संकुल क्षमता होगी वो बराबर किसके होगी? तो इसमें उपस्थित या घेरे गए कणों की संख्या, घेरे गए कणों के आयतन के बराबर। तो घेरे गए कण के आयतन कितने हैं? तो इसमें उपस्थित कण जो है वो 2 हैं, और 2 के जो आयतन हो इसके बराबर है। ये किसके बराबर हो गया? तो संकुल क्षमता एक बार लिखते हैं, उसके बाद हम इसका मान रखते हैं। कणों का आयतन, घेरे गए कणों का आयतन या कणों का आयतन बराबर घन का कुल आयतन। घेरे गए कणों का आयतन 2 था, कण 2 थे, तो इसका आयतन जो था वो था 4/3 πr³ × 2 बटा घन का जो कुल आयतन था वो त्रिज्या के रूप में ये था, भुजा के रूप में ये था। हमने त्रिज्या के रूप में इसलिए निकाला क्योंकि त्रिज्या के रूप में निकालेंगे तो r³ से r³ कैंसिल होके उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो घन का आयतन है, घन का जो कुल आयतन है वो बराबर है 4r/√3 के क्यूब के। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा 4/3 πr³ × 2 अपान में, इसको ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा 4 का वर्ग करेंगे, सॉरी 4 का क्यूब करेंगे, r का भी क्यूब करेंगे, तो 4r का जब आप क्यूब करेंगे तो इसका मतलब कि आपको 4 का भी क्यूब करना है, r का भी क्यूब करना है। तो ये मिल जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, ये हो गया आपका 64। ठीक, और ये r³ बटा √3 को आप जब 3 बार करेंगे, इसको √3 को जब आप 3 बार करेंगे, √3 × √3 तो √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर √9 हो जाएगा, और √9 को आप सिर्फ 3 × 3 लिख सकते हैं। √9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। और जब भी रूट के अंदर कोई चीज़ पेयर में होता है तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, वही इसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसका जो टोटल मान होगा √3 × √3 में ये वाला दोनों अंडर हट जाता है और बच जाता है कितना? 3। ठीक, और एक अभी √3 हमारे पास बचा हुआ है, तो ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया
3√3 के बराबर हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो इस 3 को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये हर के रूप में है तो इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 3। इसमें आप कौन सा ऊपर करेंगे कौन सा नीचे करेंगे इस बात को समझिए। जैसे अगर आपको दिया हो A/B C/D, अगर इस रूप में दिया हो तो हमेशा एक चीज याद रखिए, इसका अगर कोई मान रखना, जैसे हम कहें A/B का मतलब 1/2 बटा में किसके है 2/3, 2/3। इसको आप निकालिए इसका मान, तो हमेशा याद रखिएगा बीच वाले दोनों को एक साथ गुणा किया जाता है और ऊपर वाले दोनों को एक साथ गुणा किया जाता है। ये सबसे ऊपर वाला और ये सबसे नीचे वाला, इन दोनों को एक साथ और इसके बीच वाले को एक साथ गुणा किया जाता है। यहाँ पे कैसे करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे और इसके दोनों बाहरी वाले टर्म को एक साथ गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आप जो पोर्शन लिख रहे हैं ये वाला सबसे बाहरी भाग है, ये वाला जो 4 के साथ है, और ये नीचे जो है ये सबसे नीचे भाग है, और ये दोनों बीच का टर्म है ये वाला। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों बाहर वाले को आपस में एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये A/B के रूप का है, इसको हम यहीं पे समझाते हैं। तो जब आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे इस वाले भाग को, तो ये D ऊपर चला जाता है और ये जो C है ये नीचे चला आता है, और ये दोनों टर्म हट जाता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। मतलब नीचे वाला भाग जब आप ऊपर उठा के ले जाते हैं तो इसमें दोनों के अंश और हर को आपस में चेंज कर दिया जाता है। जो हर वाला होता है वो अंश में चला जाता है और जो अंश वाला होता है वो हर में चला जाता है। आप किसी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो अब हम इसको लिखते हैं, जो कि हमने इसको 2 तरीके से आपको समझा दिया। ये था 4πr³ × 2/3 × 64 × r³, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3। यहाँ से आप कैंसिल करें तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए 8 और ये 2 और ये 4, ये हो जाएगा 8, और ये 8 जो होगा ये 8 को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे बच जाएगा 8। तो ओवर आपको ऊपर बचा क्या, ओवरऑल जो आपका ऊपर बचा वो बचा पाई √3, ये पाई √3 बटे नीचे आपका बच गया 8, यही बचा। पाई का जब आप मान रखेंगे तो पाई का मान होता कितना है, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 में √3 बटा ये हो गया आपका 7 × 8, ये बराबर हो जाएगा 22 × √3/56। और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है वो आती है कितना, यहाँ से अगर आप एक चीज़ और काम कीजिए, √3 का जब आप मान रखेंगे तो √3 का जो मान होता है क्या, √3, यहाँ से √3 का जो मान होता है 1.732 के बराबर होता है। तो आप 22/7 गुणे ये जो हमारा मान है इसको √3 के जगह पे आप लिख लीजिए क्या, 1.732। अब आपस में इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसका जो ओवरऑल मान होता है वो 0.668 के बराबर आता है। ठीक, ये थी क्या, ये थी हमारी BCC की संकुल क्षमता। ये है BCC की, लिख लें यहाँ पे, BCC की संकुल क्षमता। ये था हमारा BCC का संकुल क्षमता जो 0.68 के बराबर आता है। इसको आप अगर परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो इसको आप 100 से गुणा कीजिए। जब 0.68 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। कैसे, यहाँ से आप
इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 68%। तो परसेंटेज में आप बोलना चाहें तो 68% बोलिए। किसकी क्षमता? बीसीसी की। मतलब बीसीसी की जो संकुल क्षमता है वो 0.68 या 68% के बराबर है। ये था हमारी बीसीसी की संकुल क्षमता। इसके बाद हम लोग सरल एकक कोष्ठिका जो हमारे पास शुरू में हमने पढ़ा था उसकी संकुल क्षमता के बारे में पढ़ेंगे।